महाकाल की नगरी में काल भैरव जयंती के अगले दिन पर बुधवार को शाम 4 बजे से भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित काल भैरव मंदिर से काल भैरव की सवारी निकाली गई। सवारी से पूर्व बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। परंपरा अनुसार सिंधिया परिवार की ओर से पगड़ी धारण करवाई गई। सवारी निकलने से पहले कलेक्टर ने बाबा काल भैरव की प्रतिमा का पूजन आरती कर सवारी को आगे बढ़वाया। पुजारी ऐश्वर्य चतुर्वेदी ने बताया कि मंदिर से परंपरा अनुसार बाबा के जन्मोत्सव के अगले दिन बाबा की पगड़ी बदली जाती है। काल भैरव की सवारी निकलती है। नगर भ्रमण के दौरान सभी के कल्याण के लिए भगवान काल भैरव से प्रार्थना की जाती है। बाबा की प्रतिमा पालकी में विराजित कराने के बाद सवारी प्रारंभ होती है। सवारी के साथ पुलिस बल के सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्गी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल होते हैं। काल भैरव मंदिर से सवारी प्रारंभ होकर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंची। यहां पर जेल प्रशासन द्वारा भगवान काल भैरव की आगवानी के लिए साज सज्जा की गई थी। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट मनोज साहू ने पालकी में विराजित बाबा काल भैरव का पूजन कर आरती की। वहीं जेल गेट पर पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जेल के अंदर से ही बड़ी संख्या में कैदियों ने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। पूजन के पश्चात सवारी शिप्रा तट स्थित सिद्धनाथ मंदिर पहुंची। काल भैरव की सवारी आती देख केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कैदियों द्वारा बाबा पर पुष्प वर्षा की गई। जय काल भैरव के जयकारे भी लगाए गए। कैदियों ने बाबा के स्वागत में बड़ी बड़ी फूलों की कई रंगोली भी बनाई। इसी के बाद महिला कैदी भी भजन कीर्तन करते हुए नजर आई। ये काल भैरव भगवान की सवारी जन्माष्टमी के अवसर पर, उनके जन्म के अवसर पर अपनी प्रजा के हालचाल जानने के उपलक्ष्य में निकलती है। भैरव बाबा अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए सवारी निकलती है। फिलहाल हम लोग जेल चौराहे से आगे आ चुके हैं। जेल के अंदर जो कैदी और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं और अब मंदिर प्रांगण, जेल प्रांगण से बाहर निकलते हम लोग सिद्धवट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। जेल के क्या मान्यता है जेल में जाने की? जेल के कैदी जो कि अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत रहे हैं, वे क्षमा याचना के तौर पर उनको क्षमा करने के हिसाब से भगवान उनको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अलग से दर्शन करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। साल में 2 बार बाबा भैरवनाथ का उत्सव मनाया जाता है। जैसा कल उनका जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में आज उनकी भैरवगढ़ में सवारी निकल रही है। उस उपलक्ष्य में जेल में आए, जेल में सभी बंदियों को दर्शन कराए, उनको गेट के अंदर लिया, उनकी पूजा अर्चना की, महिला वार्ड में भी दर्शन कराए। उसके बाद बाबा अपनी सवारी को यहाँ से जैसे प्रस्थान किए। उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में एक बार फिर से गैंगवार में गोलीबारी शुरू हुई है। शहर के नानाखेड़ा थाने से कुछ ही दूरी पर दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गों ने दुर्लभ की हत्या के आरोपी पर गोली चलाई। हालांकि वो बाल बाल बच गया, लेकिन इस घटना से शहर में एक बार फिर से गैंगवार होने की संभावना लग रही है। पुलिस ने मामले में 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। दुर्लभ कश्यप की हत्या भले ही 3 वर्ष पहले हो चुकी हो, लेकिन सोशल मीडिया की गैंग अभी भी एक्टिव है। दोनों ही गैंग के सदस्य एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। इसी वजह से गैंगवार सामने आई है। कम उम्र में गैंग बनाकर सोशल मीडिया पर रंगदारी करने वाले दुर्लभ कश्यप की हत्या 3 साल पहले हो चुकी है। आज भी कई युवा उसके बहके हुए कदम पर चल रहे हैं। गैंगवार में 3 साल पहले मारे गए बदमाश दुर्लभ कश्यप की हत्या के आरोपी शहनवाज व उसके साथियों पर कोर्ट पेशी से लौटते समय दुर्लभ गैंग ने हमला कर दिया। शाहनवाज नीलगंगा थाना क्षेत्र के प्रकरण में साले रमीज एवं दोस्त के साथ कोर्ट में गवाही के लिए गया हुआ था। दुर्लभ के साथियों ने कुछ दिन पहले ही उसे धमकी दी कि बदला जरूर लेंगे। पेशी से घर जाते समय दुर्लभ की गैंग के 1 दर्जन बदमाश पीछे लग गए। नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप के समीप उनकी कार पर फायर कर दिया। गोली चलते ही शाहनवाज व उसके साथी कार से उतरकर समीप ही थाने पर पहुंचकर जान बचाने पहुंचे। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि पुलिस ने फरियादी शाहनवाज निवासी जानसापुरा की रिपोर्ट पर दुर्लभ गैंग के रोशन शर्मा, शानू बना, अभिषेक शर्मा, बाबू टायर, पीयू बाक्सर, अभिषेक वाल्मीकि, सूर्या और यश सोदे, साजन परमार, शुभम महावर, सचिन वर्मा, नीलू संगत के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी लिया है। इसमें जो है फरियादी पक्ष का कहना है कि
कोर्ट में गवाही नहीं देने की बात पर से कुछ लोगों ने उनको धमकाया था और फिर उनकी जो है वाहन के आगे आकर उनको रोका था और फायर किया था। इस संबंध में पुलिस ने जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है नानाखेड़ा थाने में। इसमें विवेचना की जा रही है, सभी तथ्यों की बारीकी से विवेचना इसमें की जाएगी और जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से लगातार मौसम में ठंडक बनी हुई है। गुरुवार सुबह शहर में धुंध छाई रहे। ड्रोन से लिए गए वीडियो में आसमान से शहर कोहरे की शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि अभी उत्तरी हवा का दौर शुरू नहीं हुआ है। कोहरा व बादल छाए रहने की स्थिति 8 दिसंबर तक रहेगी। उत्तर की ओर से हवा चलने के बाद बादल छटना शुरू होंगे। इस दौरान हवा से ठंडक भी तेज हो जाएगी। 3-4 दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी है। बादल होने से तापमान में भी ज्यादा कमी नहीं हो रही है। वेधशाला में दर्ज तापमान की स्थिति देखें तो 4 दिन में 7.5 डिग्री तापमान कम हो चुका है। 3 दिसंबर को अधिकतम 29.5 वहीं न्यूनतम 19 डिग्री रहा। 6 दिसंबर को अधिकतम 22 डिग्री व न्यूनतम 17 डिग्री पर पहुंच चुका था। वहीं करीब 10 बजे बाद बीती रात का न्यूनतम तापमान फिर से 16.5 डिग्री पर दर्ज किया गया। अभी हम देख रहे थे कि लगभग पूरा सप्ताह बादलों की स्थिति बनी रही है, लेकिन अब बादल धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। काफी कुछ क्लियर हो गए हैं। ये जो मिचोंग तूफान था, इसके असर के कारण उत्तरी हवाएं नहीं आ पा रही थी। इसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश तक रहा है और छत्तीसगढ़ तक रहा है। अब ये यूपी और जो पूर्वी भाग है वहां तरफ आगे बढ़ गया है। अब उत्तरी हवाएं धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उत्तरी हवाएं क्योंकि हिमालय से आती हैं, वो ठंडी रहती हैं, जिसके कारण तापमान तेजी से कम होते हैं। बादल की स्थिति में होता है कि जो पृथ्वी से हीट रिलीज होती है वो आकाश में नहीं जा पाती, इस कारण रात के तापमान बढ़े रहते हैं। अब ये जैसे जैसे आकाश क्लियर होगा वैसे न्यूनतम तापमान बड़ी तेजी से कम होंगे और हवाओं की गति के हिसाब से ये रहेगा कि दिन पर हमको कितनी ठंडक रहती है। अगर तेज ठंडी हवाओं के संपर्क में आएगा तो दिन में भी हमको चुभन वाली ठंडक महसूस होगी। आने वाले दिनों में सर कितने तारीख तक जो है जिले में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? ये लगभग कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा और कल से उत्तरी हवाएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तो नहीं है, लेकिन जो हमारा 11-12 के आसपास से फिर किया गया है 15 तक फिर अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जिससे बर्फबारी होगी। तब जो लगातार स्थिति है वो ठंडक की स्थितियां रहने वाली है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं समस्त थाना प्रभारीगण थाने के बल के साथ रक्षित निरीक्षक, जिला पुलिस लाइन एवं विशेष सशस्त्र बल के साथ मौजूद रहे। ब्रीफिंग पश्चात शासकीय वाहनों का बड़ा काफिला फ्लैग मार्च के रूप में कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर LIC तिराहा, ऑफिसर मेस तिराहा, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, घास मंडी चौराहा, सिटी नगर चौराहा, गोपालपुरा, पांड्याखेड़ी चौराहा, उद्योगपुरी पाइप फैक्ट्री चौराहा, नागजरी भरतपुरी, यादव थाना, ट्रेजर बाजार, नानाखेड़ा चौराहा, 2 तालाब, सिंधी कॉलोनी, बेगमबाग, कोट मोहल्ला चौराहा, गोपाल मंदिर, केडी गेट, भार्गव तिराहा, खजूरवाली मस्जिद, नई सड़क, कंठाल चौराहा, भवारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, कोयला फाटक चौराहा, भीमा चौराहा, मंडी तिराहा, मकुड़ियाम नाका, मंडी तिराहा, पांड्याखेड़ी चौराहा, मक्सी रोड, गोपालपुरा कंट्रोल रूम पर समाप्त। एकता नगर में आरोपियों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने का विरोध करना पिता को भारी पड़ गया। जब वह विरोध करने गया तो आरोपियों ने उसको जमकर पीट दिया। नीलगंगा थाना क्षेत्र के एकता नगर में मारपीट का मामला सामने आया है। काल गणेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भोई समाज के कुछ लोग रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब युवती ने अपने पिता गणेश को इस बारे में जानकारी दी, गणेश ने छेड़छाड़ करने वाले लोगों को समझाइश देना चाहा। उन्होंने गणेश को घेर लिया, जमकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में गणेश घायल है, इसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है।
तेलंगाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घायल ने बताया कि करीब 7 से 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। बात के लिए विवाद हुआ कि मेरी बच्ची उन्होंने जाती है 2-3 चक्कर पहले भी उन्होंने छेड़ा, तो कल समझाने गया उनको, उन्होंने मेरे को घेर के अंदर कमरे में घेर के मारा, पूरा भोई भोई है सब एक समाज के उधर, और मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे। कितने लोगों ने हमला करा है? कम से कम 7-8 जने थे ये, पूरे भोई भोई लोग। तो आपकी लड़की काम पे से आ रही थी। उज्जैन में पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के ठेकेदार ने आगर रोड पर जमीन की साफ सफाई व लेवलिंग का काम शुरू कर दिया है। इस संस्थान में सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। इस इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए आगर रोड स्थित मकोड़िया आम पर रेलवे की जमीन उपलब्ध है। निर्माण एजेंसी तय कर ली गई है। ठेकेदार ने इस जमीन की लेवलिंग व झाड़ियों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है। डिजाइन मिलने के साथ ही ठेकेदार अब जल्द ही इस पर काम भी करना शुरू कर देंगे। दरअसल उज्जैन के मकोड़िया आम में जल्द ही रेलवे प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत होगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शहर को 100 करोड़ रुपए में बनने वाले रेलवे ट्रेनिंग की सौगात दी है। इसके लिए एजेंसी तय हो चुकी है। अब यह जल्द ही यहां पर विशाल ट्रेनिंग सेंटर बनाना शुरू कर देगी। इसके बनने के बाद यहां पर 500 से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों को उज्जैन में ट्रेनिंग मिलना भी शुरू हो जाएगी। रेलों की विविध प्रणाली, तकनीकी, सिग्नल व दूरसंचार, इंजीनियरिंग, लेखा, कार्मिक, भंडार, यातायात की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान में देश भर से अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण लेने यहां पर पहुंचेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट बोर्ड व चौक डस्टर की जगह स्क्रीन पर पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक मंडल से रेल कर्मचारियों को भुसावल व उदयपुर में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में मकोड़िया आम में रेलवे खुद की जमीन पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहा है। रेलवे ऑफिसरों ने इसका दौरा कर यहां पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव करीब 5 वर्ष पहले रेलवे बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी दी थी। जमीन पर अतिक्रमण होने की वजह से कई वर्षों तक फाइल उलझी पड़ी रही। जीआरपी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 27 गुमटियां व ठेला संचालकों को नोटिस जारी कर दिया। भारतीय ज्ञानपीठ में कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा व डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान की शिक्षिकाओं द्वारा सद्भावनापूर्ण गीत की प्रस्तुतियां दी गई। व्याख्यानमाला को सुनने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में शेख नियाज मोहम्मद, आनंद विभाग के जिला संयोजक प्रवीण जोशी, पूर्व संयुक्त संचालक शिक्षा ब्रज किशोर शर्मा, मथुरा प्रसाद शर्मा सहित श्रोतागण मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व काफी व्यापक है। उनका जीवन दर्शन हमें कई महत्वपूर्ण सूत्र बताता है। गांधी जी ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र की बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने के लिए जनमानस की जड़ों तक पहुंचना आवश्यक है। चंपारण सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें गांधी जी ने किसानों के मन को समझा। किसानों को भी लगने लगा कि हम अपनी समस्या ऐसे नेता के सामने रख सकते हैं। इस विश्वास के आधार पर गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जो कृषि के कंपनीकरण व किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी कई समस्याओं का निदान जनमानस की जड़ों तक पहुंचने से ही संभव है। उक्त विचार महाराष्ट्र के वरिष्ठ नाट्यकर्मी एवं समाजसेवी अमृत महाजन ने भारतीय ज्ञानपीठ में कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा व डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के दूसरे दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में व्यक्त किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त आयुक्त मध्य प्रदेश शासन एवं प्रख्यात साहित्यकार प्रतीक सोनवलकर ने कहा कि गांधी जी के लिए धर्म का अर्थ आत्मज्ञान होता था। विविध विषयों व क्षेत्रों में गांधी जी के विविध दृष्टिकोण वाले विचार दिखाई देते हैं जो उनके व्यक्तित्व को व्यापक बनाते हैं। गांधी जी ने सर्वोदय के साथ सामंजस्य बनाने का कार्य किया। गांधी जी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया। हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित है। वर्तमान में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ग्राम पंचायत पर आधारित है, जिसकी कल्पना गांधी जी ने ही की थी। गांधी जी के जीवन दर्शन के कई पहलू और कई आयाम हैं। हम उनको स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी देखते हैं, हम उनको सत्य के पुजारी के रूप और हम उनको एक महान ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमेशा स्मरण करते हैं जिनके सिद्धांत
चाहे वो हमारा पंचायती राज हो, हमारा ग्राम स्वराज हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारा सामाजिक